दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आज वन महोत्सव के रूप में दिल्ली में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। एक पेड़ मां के नाम सीजन 2। इससे पहले की सरकारों ने इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में कभी हिस्सा ही नहीं लिया। उन्होंने कभी दिल्ली के पर्यावरण की चिंता नहीं की। मुझे खुशी है कि दिल्ली सरकार 2025 में जो वन महोत्सव कर रही है, इसमें दिल्ली के प्रत्येक निवासी की हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। मैं दिल्ली की जनता को ढेरों शुभकामनाएं देती हूं। आज वन महोत्सव के रूप में दिल्ली में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। एक पेड़ मां के नाम सीजन 2, क्योंकि इससे पहले के इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में पिछली सरकारों ने कभी हिस्सा ही नहीं लिया। उन्होंने कभी दिल्ली के पर्यावरण के लिए चिंता ही नहीं की। पेड़ लगाने की और किसी का ध्यान ही नहीं था। मुझे खुशी है कि दिल्ली सरकार 2025 में जो वन महोत्सव कर रही है, इसमें दिल्ली के हर एक निवासी की हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। हर एक व्यक्ति जो समाज को दिशा देता है, उसकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हर एक के द्वारा पेड़ लगाए जाएं, क्योंकि पेड़ केवल पर्यावरण को श्वास नहीं देंगे, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक श्वासदेही और हवा को साफ सुथरा करने वाला एक यंत्र है। तो मैं आज इस वन महोत्सव की शुरुआत की पूरी दिल्ली की जनता को ढेर सारी बधाई देती हूँ और यही निवेदन करूंगी कि हर व्यक्ति अपने अपने स्थान से अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाए और मिल करके इस पर्यावरण को हम बेहतर बनाएं। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, दिल्ली वन महोत्सव 2025 ये दिल्ली के लिए एक नया मील का पत्थर है। दिल्ली विकसित तभी होगी जब दिल्ली हरी होगी, जब दिल्ली के लोग साफ सांस ले पाएंगे, साफ हवा होगी। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। इस दिन से दिल्ली में 70 लाख पेड़ लगाने की शुरुआत हो रही है। दिल्ली के जन जन इसमें भागीदारी लेंगे। दिल्ली वन महोत्सव 2025 ये दिल्ली के लिए एक नया मील का पत्थर है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार एक पेड़ मां के नाम से एक मुहिम को शुरू किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं लगाऊंगा पेड़ अपनी मां के नाम से, क्योंकि मोदी जी ने इसका नाम दे दिया है। इस तरह की मानसिकता के कारण दिल्ली का जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने का काम हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कर रही हैं। दिल्ली विकसित तभी होगी जब दिल्ली हरी होगी, जब दिल्ली के लोग साफ सांस ले पाएंगे, साफ हवा होगी। इसके लिए ये बहुत आज का ऐतिहासिक दिन है। इस दिन से शुरुआत हो रही है दिल्ली में 70 लाख पेड़ लगाने की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान पर कहा, इस प्रकार के बेबुनियाद और निराधार आरोप बताते हैं कि किस प्रकार इंडी गठबंधन और आरजेडी उचित नहीं है। संवैधानिक ढंग से चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम करती है। इनके जंगल राज और भ्रष्टाचार को बिहार की जनता नहीं भूली है। इस प्रकार के बेबुनियाद और निराधार आरोप बताता है कि किस प्रकार से इंडी गठबंधन और आरजेडी डरी हुई है चुनाव से, बिहार की जनता से। चुनाव आयोग जैसे निष्पक्ष संस्था के कामों पर इस प्रकार से उंगली उठाना ये उचित नहीं है। संवैधानिक ढंग से चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम करती है और ये बताता है कि वे अभी से हार मान चुके हैं, हार के कारण ढूंढने में लगे हैं, पर बिहार की जनता ने तय कर रखा है इनके वो जंगल राज, वो भ्रष्टाचार, एक परिवार की करतूतें, ये बिहार की जनता भूली नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में देश को लोकतंत्र का सबसे बड़ा धब्बा आपातकाल दिया था। ये आज भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने हमेशा संवैधानिक निकायों से खिलवाड़ किया है। पिछड़े और दलितों में से किसी का वोट नहीं कटेगा। इस देश की भूमि और संसाधनों पर यहाँ के लोगों का अधिकार है। देखिए, ये लोग संविधान की दुहाई देने वाले लोग, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, अपने कार्यकाल में इस देश का सबसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा धब्बा आपातकाल दिया, वो आज कह रहे हैं कि हम पर आरोप लगा रहे हैं। कभी संवैधानिक बॉडी को हमेशा अपने तरीके से खेलने वाला व्यक्ति कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, वो आज आरोप लगा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने तो स्पष्ट कहा है कि हम अगर इस देश के नागरिकों को ही वोटर लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं
तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत है किसको? और ये जो लोग कह रहे हैं कि गरीब का वोट क्या कटेगा भैया? पिछड़ों का, दलितों का, किसी का वोट नहीं कटेगा। कटेगा आपके जो बाहर से जो लाकर आप यहाँ पर देश की मिट्टी में धोखा कर रहे हैं, जो जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ के माध्यम से बिहार और अन्य प्रांतों में आप लोगों ने उनको शरणार्थी बना दिया है। इस देश के भूमि पर, इस देश के संसाधनों पे यहाँ का अधिकार है, यहाँ के लोगों का है। उसको जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा कर उसको पूरी तरह से यहाँ का नागरिक बनाने का जो खेल चल रहा है, उस खेल को अगर रोका जा रहा है तो इनको चुनौती हो रही है। हम तो पूछते हैं, ये बूथ लूटने वाले लोग हैं ना, इनको कभी वोटर से मतलब रहा था क्या? बैलेट पेपर से लूटने वाले लोग आज चले हैं जनता के वोट की बात करने, जिन्होंने हमेशा जनता को ठगा और जनता के वोट को खरीदा और जनता के वोट को लूटा है। आज अगर एक एक वोटर का सत्यापन हो रहा है तो निश्चित रूप से इनको खल रहा है, इनको बेचैनी हो रही है। देश के नागरिकों का अधिकार है कि वो अपने वोट का मताधिकार करे, और इलेक्शन कमीशन ने संस्था पूरी तरह से इंडिपेंडेंट संस्था है और उसने हमेशा चुनौती दिया तो है राहुल बाबा को। भाई हर बार ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, कहा नहीं राहुल बाबा एक बार भी डिस्कशन के पैनल में बैठ पाते इलेक्शन कमीशन पे, हिम्मत नहीं है। तो जितना भी तेजस्वी जी हो, ये अगर एक एक वोट क्या है तो अपने बीएलए को भेजिए। इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है, आपके बीएलए हैं क्या सब बूथ पे? है ही नहीं। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, जब यही चुनाव आयोग कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में चुनाव कराता है और कांग्रेस वहां जीतती है तो वे कोई सवाल नहीं उठाते, लेकिन यही पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाती है। बूथ कैप्चरिंग में माहिर लोग चुनावी पुनरीक्षण पर सवाल उठा रहे हैं, जो चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव हो या जयराम रमेश हो, जो कहते हैं कि ये वोटबंदी हो रही है, दरअसल ये राजनीतिक रूप से मंदी आ चुकी है। क्योंकि चुनाव हारते हैं तो अपने आप को बचाना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। जब यही चुनाव आयोग कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल में चुनाव कराता है और कांग्रेस पार्टी जीतती है तो उसको कोई सवाल नहीं होता, पर यही कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र, हरियाणा में चुनाव के ऊपर और चुनावी प्रक्रिया के ऊपर सवाल खड़े करती है। जिस प्रकार से जिन लोगों ने फेक वोटर और जिन लोगों ने बूथ कैप्चरिंग को अपना स्पेशलाइजेशन बना दिया था, आज वो पोल से पहले, जो चुनावी प्रक्रिया से पहले एक इलेक्टोरल रोल की जो एक प्रकार से प्रॉपर जो उसकी इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए, और उसमें कोई गलत वोटर ऐड ना हो, और उसमें जो नए वोटर्स जिनको मौका मिलना चाहिए वोट करने का संविधान के हिसाब से, उनको मौका मिले, ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो उस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। पर इनको जवाब कांग्रेस के ही सांसद ने दिया है। इमरान मसूद का भी जो बयान आया है, उन्होंने तो राहुल गांधी और इस पूरी मंडली को जवाब दिया है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर कहा, उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य हमेशा से सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराना रहा है। जो कांवड़ यात्रा को लेकर नेम प्लेट का मुद्दा उठाया गया है, उसका फैसला इसी भावना से लिया गया है। कांग्रेस, सपा और बसपा जैसी पार्टियों ने बीते वर्षों में समाज में जो नफरत के बीज बोए हैं, उनसे लोगों को निजात दिलाने के लिए सरकार संकल्पित है। हमारी सरकार की हर योजना सभी जातियों और सभी धर्मों के लिए है। जब अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यताएं और व्यवस्थाएं होती हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसी प्रकार का टकराव ना हो। देखिए, नेता आदमी है, उनका अपना बयान है। सरकार किसी भी त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए प्रयास करती है कि कहीं कोई विवाद न हो। आपस में जो कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने नफरत का बीज बोया है, उस नफरत से निजात दिलाने के लिए कोई उपद्रव न हो, इस नाते जो है सरकार फैसला ली है। और किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा है किसी का। सरकार जो भी योजना बना रही है, सभी जाति धर्म के लिए बना रही है। कोई भी काम हो रहा है तो वो सबके लिए हो रहा है। आप बताओ, जैसे एयर कनेक्टिविटी, अगर फ्लाइट की बात करो तो कहाँ मना है कि सिख, ईसाई, जैन, मुसलमान, अल्पसंख्यक नहीं जाएगा, उसमें सब लोग जा रहे हैं। ट्रेन में कहाँ रोक है? चाय की दुकान पर कहाँ रोक है? होटल पर कहाँ रोक है?
वो तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जानकारी हो कि अलग अलग धर्मों की अलग अलग व्यवस्था है, तो अपना कहीं विवाद ना हो, इस नाते वो है। जैसे एक ढाबे पर अभी पिछले कुछ ही दिनों विवाद हुआ था, आपने देखा। तो इस तरह की विवाद ना हो, जब कोई बात होती है उससे निजात दिलाने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है। ये किया जा रहा दुकानदारों को, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो कांवड़ यात्रा शुरू नहीं हुई, क्योंकि विपक्ष हमेशा विरोध की राजनीति करता है। जैसे सीए और एनआरसी का खुल करके लोग सड़क पर उतर के विरोध किए कि ये मुसलमानों की नागरिकता छीनने का कानून है, जबकि सरकार उनको नागरिकता देने का कानून ले आई। 2 साल के ऊपर हो गया, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई। ये लोग जो बोलते हैं सत्ता के खिलाफ ही रहते हैं, विपक्ष का काम ही सत्ता के खिलाफ बोलना, उसी की कड़ी में लोग बोल रहे हैं। दिल्ली डबल मर्डर केस पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली पुलिस राजनीतिक कामों में व्यस्त है। दिल्ली में पहले से ही पुलिस की कमी थी और भाजपा ने बाकी को वीआईपी सुरक्षा में लगा दिया है। दिल्ली में सभी भाजपा विधायकों और मंत्रियों ने सुरक्षा ले रखी है, यहां तक कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने भी सुरक्षा ले रखी है। वे इतने डरे हुए क्यों हैं? आप नेताओं ने सुरक्षा नहीं ली, मैंने भी कोई सुरक्षा नहीं ली। दिल्ली में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस भर्ती बहुत जरूरी है और केंद्र सरकार पिछले 1 दशक से इस प्रक्रिया में देरी कर रही है। देखिए, दिल्ली के अंदर जो पुलिस है वो व्यस्त है राजनीतिक कामों के अंदर। मैंने सुना है भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी विधायकों ने और मंत्रियों ने सिक्योरिटी ले ली। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष तक ने सिक्योरिटी ले ली। और पुलिस जो है दिल्ली में पहले ही कम थी। भाई तुम्हें किससे डर लग रहा है? आम आदमी पार्टी के भी तो मंत्री घूमते थे, मैं भी तो घूमता था, मेरे पास तो नहीं थी सिक्योरिटी। तुम्हें क्यों इतना डर लग रहा है कि तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए? आपके दिल्ली अध्यक्ष को भी सिक्योरिटी चाहिए, मैं भी तो दिल्ली का अध्यक्ष हूं, मुझे तो नहीं चाहिए। तो एक तो पहले से ही पुलिस कम थी, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कम थी, बीट कांस्टेबल कम थे। हर कॉलोनी के अंदर लोग कहते हैं कि जी बीट कांस्टेबल इसलिए नहीं आता क्योंकि पुलिस नहीं है। और आपने बची कुची पुलिस जो थी वो अपने वीआईपी सिक्योरिटी के अंदर लगा ली। तो मेरे को लगता है कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस की भर्ती सबसे जरूरी है, जिसके ऊपर केंद्र सरकार पिछले 10 सालों से बैठी हुई है। मद्रास उच्च न्यायालय के कथित फैसले पर कि फोन टैपिंग निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, मैं मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाजपा ने एक अघोषित आपातकाल लगा दिया है जहां वे किसी के भी फोन को टैप करके उसकी निजता का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि भाजपा सरकार इस कड़े तमाचे से सबक सीखेगी। मैं मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो अघोषित आपातकाल भाजपा ने लगा रखा है, किसी का फोन टेप कर लो, किसी की निजता का उल्लंघन कर लो, इस पर टिप्पणी भी आई थी तत्कालीन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी की सुप्रीम कोर्ट से। और आज जिस तरीके से उन्होंने टेपिंग को अवैध ठहराया है और परिस्थितियां दी कि किन परिस्थितियों में ही आप कर सकते हैं, मैं मद्रास हाईकोर्ट का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस करारे तमाचे से सबक लेगी भाजपा की सरकार। भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के 10 से 15 साल पुराने वाहनों के लिए ईंधन प्रतिबंध के फैसले की आलोचना करते हुए आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, सरकार ने आदेश दिया है कि दिल्ली में 10 से 15 साल पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। ये राष्ट्रीय राजधानी के आम लोगों को लूटने की एक चाल है। यहाँ 18 लाख कारें और 41 लाख बाइक हैं, जिसका मतलब है कि भाजपा के इस फैसले से कुल 61 लाख परिवार प्रभावित होंगे। दिल्ली के लोगों के लिए उनकी गाड़ियां चलाना मुश्किल कर दिया है, उनकी मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल कर दिया है। उनका ऑर्डर आया है फुलेरा की नई पंचायत वालों का कि दिल्ली में 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियों को अब फ्यूल नहीं मिलेगा। बहाना पॉल्यूशन का है, निशाना आम आदमी को लूटने का है। 18 लाख कारें हैं और 41 लाख बाइक्स हैं। कुल मिला के 61 लाख परिवार हैं जिनके व्हीकल्स पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस फैसले की वजह से गाज गिर रही है। और ये उनके व्हीकल्स पे नहीं गिर रही, उन परिवारों पे गिर रही है।
वो आज खून के आंसू रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी गाड़ी तो ठीक है, उन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है, उनकी गाड़ी फिट है। 50,000 किलोमीटर तो छोड़ो, 20,000 किलोमीटर तक नहीं चली हैं बहुत सारी गाड़ियां। पॉल्यूशन कंट्रोल के जितने मापदंड हैं, पीयूसी के जितने स्टैंडर्ड्स हैं, सब पे उनकी गाड़ी एकदम फिट है, मेंटेन करके रखे हुए लोगों ने गाड़ियां। लेकिन क्योंकि अब पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि नई पंचायत का आदेश है फुलेरा की कि नहीं साहब ये गाड़ियां नहीं रहेंगी, नई गाड़ियां खरीदिए अब आप, नई मोटरसाइकिल खरीदिए अब आप। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी 61 लाख परिवारों को दिल्ली के मजबूर कर रही है कि नई कारें खरीदिए, नई मोटरसाइकिल खरीदिए, हम आपको पुरानी मोटरसाइकिल पे नहीं देखेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज गुजरात की हालत किसी से छिपी नहीं है। सूरत हो या अहमदाबाद, पूरा गुजरात पानी में डूबा हुआ है। किसान बदहाल हैं, व्यापारी परेशान हैं, युवाओं के हाथ में नौकरी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती जा रही है। क्यों? क्योंकि जनता के सामने कोई मजबूत विकल्प नहीं छोड़ा गया है। बीजेपी की जीत का ठेका जैसे कांग्रेस ने ले रखा है। विपक्ष नाम का कोई असरदार तंत्र आज गुजरात में दिखाई नहीं देता। गुजरात की जनता अब और बर्बादी बर्दाश्त नहीं करेगी। विसावदर की ये जीत कोई आइसोलेटेड जीत नहीं है, ये एक सेमीफाइनल है 2027 का। पिछले 30 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी सूरत के अंदर जिस किस्म की बाढ़ आ रही है, जिन लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए के घर ले रखे हैं, अपर मिडिल क्लास, उनके घरों के ड्राइंग रूम और बेडरूम के अंदर पानी घुसा हुआ है, उनके टीवी पानी में तैर रहे हैं। आज से 10 साल पहले सूरत में ये हाल नहीं था। ये केवल और केवल ये इंसान मनुष्य कृत कार्य है, ये इन लोगों के भ्रष्टाचार का नतीजा है जो सूरत में इस तरह का हो रहा है। मुझे बताया गया कि 2 साल पहले वडोदरा में भी ऐसे ही होता है, जूनागढ़ में भी ऐसे होता है कि शहरों में बाढ़ आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्डरों के साथ मिलके वहां पे पूरा पानी का निकासी जो है वो रोक दिया और वो सारा पानी जो है लोगों के घरों के अंदर भर रहा है। दिल्ली पर गुजरात के अंदर सड़कों का बुरा हाल है, खेडूतों का बुरा हाल है, उनको बीज नहीं मिल रहे, उनको बिजली नहीं मिल रही, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको खाद नहीं मिल रही, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं किसान। युवाओं का बुरा हाल है, रोज पेपर लीक हो रहे हैं, इनसे पेपर नहीं कराए जाते, रोजगार नहीं है। जिस सरकार के अंदर आधी से ज्यादा भर्तियां खाली पड़ी हैं, जो भर्तियां की जाती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर की जाती हैं, उनको पूरा उनका अधिकार नहीं मिलता, उनका शोषण किया जाता है। कोई ऐसा तबका नहीं है गुजरात के अंदर जो खुश हो। लेकिन उसके बावजूद एक बार बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है और उसका केवल और केवल एक ही कारण है कि अभी तक गुजरात के लोगों के पास विकल्प नहीं था। वो कहते थे हम बीजेपी को हराना चाहते हैं लेकिन किसे वोट दें। कांग्रेस, सब लोग जानते हैं कांग्रेस उनकी जेब में है। कांग्रेस को एक तरह से ठेका दिया जाता है हर चुनाव में बीजेपी को जिताने का, और बीजेपी को बहुत अच्छे से जिताती है कांग्रेस। तो कांग्रेस के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है। लोगों को पता है कि कांग्रेस को वोट दिया, अगर बाई चांस वैसे तो जीतेगा नहीं, अगर जीत भी गया तो फिर वो बीजेपी में, जीतने के बाद बीजेपी में चला जाएगा। लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, कल मध्य प्रदेश सरकार 12वीं पास विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित करेगी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेगी। हम कामना करते हैं कि वे जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ें, उनका करियर उज्जवल हो। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और मध्य प्रदेश प्रगति कर रहे हैं। कल मध्य प्रदेश में 12वीं पास सभी युवा विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से फिर एक बार लैपटॉप दे करके हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करेंगे। अलग अलग विषयों के माध्यम से वो सब अपनी भविष्य की ऊंची उड़ान की तरफ जाए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, ऐसे में युवा विद्यार्थी के भरोसे से आज़ादी के अमृत काल 2047 तक मध्य प्रदेश और समृद्ध हो।
ट्रिलियन डॉलर की जो हमारी संकल्पना है इसमें हम सफल हो। आगामी 10 तारीख को प्रदेश के अंदर स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा सब मिलकर के गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाने वाले हमारे शांतिपनी विद्यालयों के लोकार्पण से लेकर उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा के सभी लोकार्पण, भूमि पूजन पूरे प्रदेश में अपने अपने स्थान पर हमारे सभी सांसद, विधायक, सभी भाई, हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने स्थान पर इस कार्यक्रम को भी सफल करेंगे। अभी तो आज आपातकाल का 50वां वर्ष में महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्षा श्रीमती माया नारोलिया जी ने एक मॉक ड्रिल का मॉक पार्लियामेंट का अच्छा आयोजन किया है और जिस प्रकार से बच्चियां तैयारी करके आई हैं, हम सब जानते हैं कि आपातकाल के दर्द को याद रख करके ही लोकतंत्र को भविष्य में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आपातकाल के दरमियान जिस प्रकार से हमारे अपने मूल अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया गया, संविधान के साथ संशोधन के माध्यम से उसकी आत्मा को मारने का प्रयास किया, न्यायालय को लज्जित करने का काम किया गया। परमात्मा करे वो समय फिर न आए और लोकतंत्र जो दुनिया के अंदर भारत के एक अलग खूबसूरती के साथ उसकी चमक बनी है, वो चमक बरकरार रहे। मैं मान के चलता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से देश और दुनिया में भारत के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए जो काम किया है, आइए हम सब मदद करें। मेरी अपनी ओर से बधाई। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।